तो भाई कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ही ठीक हो, सब लोग बिल्कुल मजे में हो। तो भाई आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5 कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। अभी जो यूनिट है इसको हम लोग बहुत ही सिंपल बनाने वाले हैं, इसको करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इस पूरी यूनिट को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे रखा है आपको। और ये पूरी जो यूनिट है इसको हम लोग भाई रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, यानी कि भाई जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भाई हम लोग सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भाई डिफरेंस दे रखा है भाई प्रोविजन में और कंटीजेंट लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई प्रोविजन क्या होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई प्रोविजन जो है, प्रोविजन का भाई जन्म कहां से हुआ। आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, हम लोगों ने बात करी थी भाई कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, हमें अकाउंटिंग बहुत ही कंजर्वेटिव होकर करनी है। भविष्य में अगर कोई भी नुकसान होने वाला है, कोई भी लॉस होने की संभावना है, तो उस लॉस के अमाउंट को हमें आज ही एस्टिमेट करना चाहिए भाई कितने अमाउंट का लॉस है, और उस लॉस को हमें प्रोविजन नाम से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देना चाहिए। लेकिन भाई अगर भविष्य में कोई भी गेन या कोई भी इनकम होने की संभावना है तो उसको हमें इग्नोर करके चलना चाहिए। जब तक भाई वो गेन, जब तक भाई वो जो इनकम है वो भाई रियलाइज नहीं हो जाती, जब तक भाई आपकी जेब में पैसा आ नहीं जाता, तब तक भाई उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब जो भाई आपका प्रोविजन होता है, प्रोविजन भाई बेसिकली भाई दो टाइप का होता है। एक तो भाई प्रोविजन होता है आपका असेट्स की वजह से, और दूसरा प्रोविजन होता है हमारा लायबिलिटीज की वजह से। असेट वाला प्रोविजन जैसे कि भाई जो भी डेटर्स पे प्रोविजन बनता है। अब भाई मान लो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, जैसे कि आपके 20 लाख के डेटर्स हैं और 20 लाख में से जो 5 लाख के डेटर्स हैं वो भाई बैड डेटर्स हैं। इन पे भाई आपको डाउट है, आपको लगता है भाई ये जो पैसा है, पैसा भाई हमारा ये डुबा देंगे। दूसरे आपके 15 लाख के जो डेटर्स हैं वो भाई बिल्कुल ही अच्छे डेटर्स हैं, गुड डेटर्स हैं, आपको लगता है भाई ये जो पैसा है आपको टाइम पे चुका देंगे। तो यहाँ पे जो 5 लाख के बुरे डेटर्स हैं, आप क्या करते हो भाई, आप इनकी प्रीमाइसेस को विजिट करते हो, आप देखते हो भाई इनके हालात बहुत खराब चल रहे हैं, इनका भाई दिवालिया निकलने वाला है और ये भाई आपको भाई पैसा नहीं देंगे। कोई भी वजह हो सकती है भाई, आपको ये पैसा नहीं देंगे, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसके लिए भाई आज ही भाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको खर्चा दिखा देते हो, आप इसके लिए भाई प्रोविजन बनाते हो। तो भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इसको भाई आप एक्सपेंस दिखा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साथ में भाई जो भी आपकी बैलेंस शीट होती है, आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में भाई जो भी डेटर्स होते हैं असेट साइड में, उसमें से भाई प्रोविजन जो होगा वो भाई माइनस कर दोगे। प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट्स, टोटल डेटर्स आपके कितने हैं, टोटल डेटर्स हैं आपके 20 लाख के, और उसमें से आप माइनस कर दोगे कितने, 5 लाख के बैड डेटर्स, तो आपके आ जाएंगे गुड डेटर्स। ये आपके भाई गुड डेटर्स हैं। तो भाई ऐसे आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो भी असेट वाले प्रोविजन होते हैं। तो जो असेट वाले प्रोविजन होते हैं, जब भी असेट की वैल्यू गिरती है, यानी कि जब भी डेटर्स आपके कम होते हैं, तब भैया आप प्रोविजन बनाते हो असेट्स पे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी वाले प्रोविजन पे। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो मेरे पे किसी ने लीगल केस कर दिया है और मेरा जो लॉयर है, लॉयर मेरे से कहता है सर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो मेरे से कहता है सर हमें लगता है आपको कम से कम 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो वो मेरे से कहता है भाई आपके हारने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो मुझे अमाउंट ही बता देता है भाई 2 लाख का अमाउंट है, यानी कि हम लोगों ने अमाउंट भी एस्टिमेट कर लिया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए भाई मैं आज ही प्रोविजन बना लेता हूं, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। कितने का भाई, 2 लाख रुपए का। और इसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता हूं। कहां कहां दिखाता हूं, एक तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता हूं एज एन एक्सपेंस, और भाई बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट की भाई ये लायबिलिटी साइड में आता है। तो ये जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट की भाई ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा भाई प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। कितने का भाई, 2 लाख का। तो भाई ये तो है आपका प्रोविजन। अब मैं आपको थोड़ा एक बर्ड आई व्यू करवा देता हूं। ये जो प्रोविजन जो होते हैं, प्रोविजन कितने टाइप के होते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है, ये दरअसल अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट की बुक है, सीए फाइनल की। यहाँ पे भाई डिटेल में जो भी आपके गाइडेंस नोट्स होते हैं, साथ में जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, साथ में जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे डिटेल में दिए होते हैं। यहाँ पे भाई जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भाई कैसे अप्लाई होंगे, उसकी भाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, और भाई जो भी भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, साथ में भाई जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो सारा का सारा भाई यहाँ पे डिटेल में दिया होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, आपकी जो यूनिट नंबर 5 है
बुक में कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा का सारा भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो भी प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है, कंटीजेंट एसेट है, वो सारा का सारा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा मैटर आपके यूनिट नंबर 5 में दे रखा है। तो भाई अब हम बात करते हैं भाई प्रोविजन कितने टाइप के होते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि जितने भी टाइप के प्रोविजन है उनके लिए पर्टिकुलर एएस है। जैसे भी जो लायबिलिटी वाला प्रोविजन है उसके लिए भाई एएस 29 है, असेट वाला जो प्रोविजन है उसके लिए भाई एएस 4 है। ऐसे ही भाई और भी बहुत टाइप के प्रोविजन होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भाई एएस 7 है, टैक्सेस ऑन इनकम के लिए भाई एएस 22 है, लीजेस के लिए एएस 19 है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एएस 15 है। ये सारा का सारा आप एडवांस लेवल पे सीखोगे जब आप इंटर में और जब आप फाइनल में आ जाओगे। तो अभी लौट के आ जाओ, बहुत टाइम है आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई जो आपका AS4 है, AS4 इसके नीचे ये रहा आपका AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पे जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, द इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल मतलब जो भी आपके डेटर्स होते हैं, कॉमनली नोन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज गवर्नड बाय दिस स्टैंडर्ड। यानी कि जो AS4 है, AS4 बात करता है भाई जो भी आपके एसेट वाले जो प्रोविजन होते हैं उनके बारे में। इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई जो भी आपका आईसीए का स्टडी मटेरियल है इसमें सबसे पहले तो भाई आपको प्रोविजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भाई जो भी आपके असेट प्लस लायबिलिटी दोनों प्रोविजन के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। और इसके बाद भाई डिफरेंस दे रखा है और ये जो प्रोविजन है ये भाई लायबिलिटी वाला प्रोविजन है। तो भाई हमारी जो बुक है उसमें भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो प्रोविजन दे रखा है ये भाई लायबिलिटी वाला प्रोविजन है। और जो भाई आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है आईसीए मैट में सबसे पहले वो भाई हमारी दे रखी है पेज नंबर 161 में। 161 पे आपकी यहाँ पे भाई मैंने प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है ये भाई आपके आईसीए मैट की है। तो भाई प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं भाई प्रोविजन क्या होता है, तो इसको रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है प्रोविजन इज यूज्ड टू डिनोट एन अमाउंट रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब होता है भाई लेस होना। जैसे कि भाई हम लोग डेटर्स में से प्रोविजन लेस करते हैं, प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट्स, उसी के बारे में बात करी गई है। और सेट असाइड अमाउंट जो भी आप सेट असाइड करते हो, सेट असाइड का मतलब होता है जो भी हम लोग प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग करते हैं। जैसे भाई प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स के लिए मैंने जो कुछ अमाउंट था 2 लाख का अमाउंट था उसको मैंने अलग किया था, तो यहाँ पे उसी की बात करी गई है। सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लायबिलिटी। नॉन लायबिलिटी जैसे कि मुझे पता है भाई लीगल क्लेम है, ये भाई मुझे पता है, द अमाउंट ऑफ विच कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। मेरा जो लॉयर है उसने मुझे बता दिया भाई आपको 2 लाख का नुकसान हो सकता है, एस्टिमेट भाई हम कर सकते हैं। और फॉर अ डिमिनिशन इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो जो भी डेटर्स आपके इंपेयर होते हैं, डेटर्स की वैल्यू जब आपकी कम होती है उसके बारे में बात करी है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है यहाँ पे असेट प्लस जो भी आपकी लायबिलिटी होती है दोनों के बारे में बात की गई है। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, प्रोविजन भाई हमें कब बनाना होता है ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंटिजेंसी क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो एक अंकल हैं, ये जो अंकल हैं क्यूट से, इनका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या करते हैं भाई, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसको भाई उधार में गुड्स बेचते हैं। यहाँ पे भाई ये 20 लाख रुपए के गुड्स बेचते हैं 1 महीने के उधार पे। अभी जो कंपनी है एक्स लिमिटेड इसका भाई ये ओनर है और इस ओनर को भाई ये 20 लाख रुपए के गुड्स उधार पे बेचते हैं, ये गुड्स दे देते हैं, साथ में भाई इनवॉइस इशू करते हैं और इनवॉइस पे लिखते हैं भाई अमाउंट ड्यू। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक 1 महीने बाद 1 फरवरी को मिस्टर राम जाते हैं इस कंपनी के ओनर के पास और उसे भाई अपना इनवॉइस दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई देखिए भाई आपका अमाउंट ड्यू है, आप प्लीज हमारा पेमेंट कर दीजिए, आप प्लीज हमारा चेक काट दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो ओनर है, ओनर भाई मना कर देता है। ओनर कहता है कि सर अभी पेमेंट की बात मत कीजिए, आपको हम पेमेंट अगली बार कर देंगे, आप बाद में आना हमारे पास। तो यहाँ पे जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम को भाई हल्का सा डाउट होता है और मिस्टर राम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, हम अगली बार आपसे पेमेंट ले लेंगे। इसके बाद क्या होता है, 1 मार्च आ जाती है और 1 मार्च को फिर से मिस्टर राम जो है वो अपना इनवॉइस लेके आता है एक्स लिमिटेड के ओनर के पास और यहाँ पे वो कहता है कि सर अब तो पेमेंट कर दीजिए,
लेकिन यहाँ पे जो ओनर है, ओनर भाई फिर से मना कर देता है। ओनर कहता है कि सर बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस टाइम, तो भाई कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, अभी आप पेमेंट की बात मत कीजिए, हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे मिस्टर राम का जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। वो कहते हैं भाई 20 लाख रुपए अभी तक इन्होंने पे नहीं किए। इसके बाद इसको भाई जो डाउट होता है, इसका जो डाउट होता है कि पैसा इसका डूब सकता है, ये जो 20 लाख रुपए हैं इसके डूब सकते हैं, इसमें से हो सकता है कुछ अमाउंट डूब जाए, इसका भाई इसे डाउट होने लगता है। यहाँ पे इसका जो डाउट होता है वो 50% होता है। इसे लगता है भाई पैसा डूब भी सकता है या नहीं भी डूब सकता है, और वैसे भी भाई कोरोना चल रहा है। इसके बाद क्या होता है, 31 मार्च को ये जो कंपनी होती है एक्स लिमिटेड, ये भाई लिक्विडेशन में चली जाती है, और इसका जो ओनर होता है, ओनर भाई बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पे जो मिस्टर राम ये सब देखता है तो भाई बहुत दुखी हो जाता है, और वो अपना इनवॉइस लेके आता है साथ में, वो फिर इससे पूछता है भाई कुछ पैसे हैं आपके पास, थोड़े पैसे तो दे दो। लेकिन यहाँ पे जो ओनर है, ओनर भाई कह देता है भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसके बाद इसका जो डाउट होता है, डाउट भाई 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे इससे लगता है भाई जो 20 लाख रुपए हैं, हो सकता है इसमें से हमें फूटी कौड़ी भी ना मिले, हो सकता है इसमें से 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख ऐसे मिले। लेकिन यहाँ पे भाई ये सर्टेन नहीं है, यहाँ पे भाई पक्का पक्का नहीं पता है कि 20 लाख रुपए रिकवर होंगे या नहीं होंगे। अब देखो ये जितनी भी सारी सिचुएशंस हुई हैं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की, ये जितने भी सारे हालात हैं मिस्टर राम के, इनको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी क्या होती है भाई, कोई भी ऐसी सिचुएशंस, कुछ भी ऐसे हालात होते हैं जिनकी आउटकम जो कि भाई होने वाली है भविष्य में, वो भाई अनसर्टेन है। अभी यहाँ पे जो पैसा है मिस्टर राम का वो हिलगा हुआ है। अब भाई इसके बारे में भविष्य में पता लगेगा, जब ये कंपनी जो है, कंपनी जो लिक्विडेशन में चल रही है, लिक्विडेशन में क्या होता है, पहले से जो भी भाई सिक्योर्ड लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि मान लो सिक्योर्ड में कौन कौन आते हैं, जैसे कि जो बैंक लोन होता है, बैंक लोन भाई सिक्योर्ड में आता है। तो भाई जो भी सिक्योर्ड लायबिलिटीज होती हैं पहले उनका पेमेंट होता है, उसके बाद एंड में भाई जो मिस्टर राम हैं जो कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, उनकी बारी आती है। तो यहाँ पे भाई पता नहीं है, आउटकम जो है वो भाई अनसर्टेन है। तो यहाँ पे जब आउटकम अनसर्टेन होती है तब हम कहते हैं भाई ये कंटिंजेंसी है, यहाँ पे कंटिंजेंसी बनी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं भाई जो कंटिंजेंसी होती है इसका भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारे असेट की वजह से कुछ लॉस होने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लॉस, और जो भी लॉस लायबिलिटी की वजह से होने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अब देखो 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उस दिन पहले सिनारियो की बात करते हैं। अगर 31 मार्च को हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब भाई मोर देन 50% चांस हैं। यहाँ पे भाई ये जो 31 मार्च है, 31 मार्च को लगता है मिस्टर राम जब देखते हैं भाई इसकी प्रेमाइस को विजिट करते हैं और देखते हैं भाई कैसा सारा काम चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे भाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है। उसे लगता है भाई 50% से ज़्यादा चांसेस हैं हमारा जो पैसा है वो डूब सकता है। मान लो उसे लगता है भाई 20 लाख में से उसे लगता है भाई 15 लाख का जो अमाउंट है वो भाई डूब सकता है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, एंड का मतलब भाई प्लस, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस रिलायबल एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड, और भाई अमाउंट भी एस्टीमेट कर पा रहा है। यहाँ पे भाई जो अमाउंट है 15 लाख का ये भी एस्टीमेट कर पा रहा है। तो भाई आपको क्या करना होगा, तो भाई आपको प्रोविजन बनाना होगा। तो जो 15 लाख का अमाउंट है, इस अमाउंट से भाई ये जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 लाख का भाई प्रोविजन दिखाएंगे। अब इसके बाद सेकंड सिनारियो की बात करते हैं। सेकंड सिनारियो में जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नॉट मोर देन 50%। नॉट मोर देन 50% का मतलब क्या है, 50% और लेस। अब यहाँ पे 31 मार्च को 50% या मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, या 50% से कम चांसेस लगते हैं कि भाई जो पैसा है वो पैसा डूबेगा। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब भाई दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रिलायबल एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेड। आप एस्टीमेट ही नहीं कर पा रहे भाई आपका कितना पैसा डूबेगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेगा भाई, यहाँ पे जो कंटिंजेंसी है इसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स से आपको पैसा रिकवर नहीं होगा और हम अमाउंट को भाई एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायबल एस्टीमेट। भाई एस्टीमेट आपका रिलायबल कब होगा? एस्टीमेट भाई रिलायबल कब होता है? भाई जो भी मिस्टर राम है, मिस्टर राम के बिजनेस के भाई कोई ऑडिटर होंगे, अगर ऑडिटर कन्विंस हो जाता है कि यहाँ पे जो 15 लाख का अमाउंट है, 15 लाख के अमाउंट से कन्विंस हो जाता है, या वो कन्विंस हो जाता है कि आप रिलायबल एस्टीमेट नहीं बना सकते, तब भाई मानते हैं भाई आपका जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट रिलायबल है या नहीं है। तो भाई रिलायबल एस्टीमेट कब माना जाता है? जब आपका ऑडिटर कन्विंस हो जाए कि ये भाई एस्टीमेट जो आपने बनाया है वो भाई रिलायबल है, इस पे भाई हम लोग भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड सिनारियो है रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस। रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस का मतलब होता है भाई जहां पे भाई लॉस होने की संभावना भाई ना के बराबर है। जहां पे अगर यहाँ पे 31 मार्च को मिस्टर राम को लगता है कि इसका जो 20 लाख रुपए है उसके डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो इसका भाई क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अब भाई आपको पता लग गया जो भी भाई आपके असेट की वजह से जो लॉस होने वाला होता है, उस लॉस का आपका प्रोविजन आप कब बनाते हो, या भाई उसको नोट्स टू अकाउंट्स में कब दिखाते हो। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, प्रोविजन हम लोग कब बनाएंगे भाई? अगर भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भाई ज्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, जहां पे भाई 51% या उससे ज्यादा चांसेस हैं, एंड साथ में आप एस्टीमेट भी कर पा रहे हो। दोनों के दोनों बातें फुलफिल होना चाहिए। साथ में आप रिलायबली एस्टीमेट भी कर पा रहे हो भाई कितने अमाउंट का आपको नुकसान हो सकता है, तब तो भाई आप उसे प्रोविजन बनाओगे उसका। इसके बाद अगर भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% भाई कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई, हो भी सकता है नुकसान या नहीं भी हो सकता है, और इन दोनों में से कोई एक भी, अगर मान लो सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नॉट मोर देन 50%, तो भाई आप डिस्क्लोज कर दो। इसके बाद दूसरा क्या है भाई, रिलायबल एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेड, और भाई आप एस्टीमेट भी नहीं कर पा रहे हो, एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हो भाई कितने अमाउंट का आपको लॉस होगा, तो भाई आप ये सबको डिस्क्लोज कर दो। अब अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो भाई कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% या उससे कम हमें लगती है, और हम अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई अपने जो नोट्स टू अकाउंट्स होंगे यहाँ पे भाई कंटीजेंट लॉस जो होगा उसके बारे में आप डिस्क्लोज कर दोगे। और साथ में अगर रिमोट प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब यानी कि जो लॉस होने के जो चांसेस होंगे वही ना के बराबर होंगे, तो भाई उसका आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। अब ये तो था भाई आपका असेट वाला, जो भी भाई असेट की वजह से जो भी आपको कंटीजेंट लॉस होता है या असेट की वजह से जो भी आपका प्रोविजन बनता है। अब हम लोग बात करेंगे भाई लायबिलिटी वाले प्रोविजन की।